गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? बताइए। देखिए, मंदिर रचना की 3 शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। लेकिन मध्य भारत के कुछ मंदिरों के जो शिखर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, जो इसका शिखर है वो द्रविड़ शैली में, जबकि नक्काशियाँ और मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। नंबर 2 पर आ जाइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। बहुत पूछते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी भेजा था? किसने भेजा था? चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, चालुक्य राजा कुमारपाल, या चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, या कश्मीरी राजा जयसिंह? बताइए। देखिए, चालुक्य राजा कुमारपाल ने भेजा था। तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया और वह जो है जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भी भेजा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चोल, चेर और पांडे। ठीक है, तो चोल, चेर, पांडे, पल्लव को एलिमिनेट कर दीजिए, पल्लव नहीं है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। और देखिए, इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? लघु वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? कुराल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो तमिल ग्रंथ में कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी, तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन? टोट्टबारियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चोलकालीन गांव के गतिविधियों की देखरेख कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे बारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टबारियम कहा जाता है। नंबर 7 क्या कहता है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तकोल्लम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बताइए। तकोल्लम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना उसी ने की थी जिसने बसाया था फिरोजाबाद, जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। और कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद प्रमुख थे।
याद रखिएगा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे? किसने भेजे थे सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली। अतः उसने मान वर्मा को पुनः सिंगल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता सिंगल द्वीप भेजी। दसवां प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? बताइए, मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोड़ी या अरिकेमेडू? भारत और रोम के बीच। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरिकेमेडू। तो अरिकेमेडू पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश है, रोमन लैंप है और रोमन ग्लास है। नंबर 11 पर आ जाइए। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? शाही खां था। तो 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। क्वेश्चन नंबर 12 पर, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। नंबर 13 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया और बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को उसने खलीफा का सहायक कहा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताइए। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे या 8 परामर्शदाता थे? कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, इसलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ? इस्पात बनाने की कला का विकास जो है वो भारत में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इस्पात बनाने की कला सबसे पहले जो है भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से इस्पात अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था और बाद में यह उत्स कहलाने लगा। देखिए, भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार विश्व प्रसिद्ध थी और इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग थी। नंबर 17 पर आ जाइए। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था?
किसने किया था दशमलव पद्धति का आविष्कार? आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो देखिए, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए: अंकन पद्धति, दाशमिक यानी दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग। देखिए, भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक कहते हैं, परंतु अरबों ने अपनी अंकमाला को हिंदसा कहा और पश्चिमी देशों ने दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी, जबकि चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया, तो विकल्प हो गया बी सही। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? सूर्य सिद्धांत जो है वो है किसका? आर्यभट्ट का ही है। वराहमिहिर अगर गलत मत कर दीजिएगा इसको। तो सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने की है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ? इसका उत्तर भी आर्यभट्ट ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो आर्यभट्ट ने ही त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट 5वीं सदी के महान विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया? सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता जो है आर्यभट्ट ने ही लगाया। इसका आंसर है डी। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि सूर्य जो है वो स्टेबल है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है। 15 से लेकर 20 तक तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस 2 बार तो कर ही लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। 28 दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेट है। उत्तराखंड अपर PCS जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। धन्यवाद।